एचआरएल द्वारा देखी गई उग्र तस्वीरों के विश्लेषण से यही संकेत मिलता है कि रिपोर्ट के अनुसार रैपिडल सपोर्ट फोर्सेस ने अल शफर शहर में महिलाओं और बच्चों सहित 2000 से ज्यादा सूडानी नागरिकों की हत्या कर दी है। एचआरएल ने यह भी कहा है कि इतना खून बहा है कि उग्र तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन लाल हो गई है। सूडान 2023 से गृह युद्ध की चपेट में है, जो संभवतः दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट है। जब सूडानी सशस्त्र बलों और आरएसएफ के बीच लड़ाई छिड़ गई थी, अर्धसैनिक समूह पर लंबे समय से दारफुर में सामूहिक हत्याओं, जातीय हमलों और यौन हिंसा सहित अत्याचार करने के आरोप है। आरएसएफ ने रविवार को कहा है कि उससे एसएफ के बेस पर नियंत्रण कर लिया है और उसने एल फशर शहर को भाड़े के सैनिकों और मिलिशिया के चंगुल से मुक्त कर दिया है। इसी बीच एसएएफ ने स्वीकार किया है कि उसके बल एक सुनिश्चित स्थान पर चले गए हैं और शहर से हट गए हैं। आरएसएफ के बारे में हम क्या जानते हैं, आइए जानते हैं। आरएसएफ एक शक्तिशाली दाफुर आधिकारिक अर्धसैनिक बल है। इसके प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दागोल है, जिन्हें हेमदती या छोटा मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सूडान में एक समांतर सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। इस समूह की उत्पत्ति अरब और अरबी भाषी खानाबदोश से बने जनजीवी मिलिशिया से हुई है, जिन्हें सूडानी सरकार ने 2000 के दशक में समर्थन देना शुरू किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने नेतृत्व वाली सरकार ने सरकार के खिलाफ विद्रोह को कुचलने के उद्देश्य से इन मिलिशिया के समर्थन और हथियार दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मिलिशिया और उसके कमांडरों पर संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए गए थे, जिसमें नागरिकों की हत्या और घरों को जलाना शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मिलिशिया नेताओं और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों पर भी दाफूर नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगाए थे। एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद 2013 में सरकार ने आरएसएफ की स्थापना एक अर्धसैनिक बल के रूप में शुरू की, जिसके कई सदस्य इसी मिलिशिया से थे। शुरुआत में इन्हें सीमा रक्षकों के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2015 में इन्हें सूडान की सेना, सऊदी और अमीराती सैनिकों के साथ यमन में युद्ध लड़ने के लिए भी तैनात किया गया। आरएसएफ ने दारफुर, दक्षिण कोटफन और ब्लू नील नदी में अत्याचार करने का आरोप लगाया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2015 में इस समूह को दयाहीन लोग बताया था। हालांकि आरएसएफ अब आधिकारिक तौर पर एक सरकारी अंग बन गया था, फिर भी यह अपने कमांडरों, खासकर डागलों के प्रति सबसे ज्यादा वफादार बना रहेगा। उसी वर्ष आरएसएफ को एक नियमित बल का दर्जा दिया गया। हालांकि शुरुआत में इसका संचालन राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा NIS द्वारा किया जाता है, लेकिन 2017 में सरकार ने इस समूह को एक स्वतंत्र अर्धसैनिक बल घोषित कर दिया, जिसके बाद यह तत्कालीन राष्ट्रपति अल बशीर के अधीन आ गया। सूडान के राष्ट्रपति इसे अनिवार्य रूप से प्रेटोरियन गार्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आरएसएफ सत्ता में कैसे आई, आइए जानते हैं। एक नया मोड़ आया जब 2019 के महीनों में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने अल बशीर के खिलाफ तख्ता पलट किया, तो आरएसएफ ने सूडान के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे अल बशीर के पद से हटाने में भूमिका निभाई। एसएफ और आरएसएफ ने शुरू में सूडान पर शासन करने के लिए लोकतंत्र समर्थक ताकतों के साथ सत्ता साझाकरण समझौता किया, जिसके तहत अर्थशास्त्री अब्दुल्ला हमदोक प्रधानमंत्री बने। इसी बीच हेमदती संक्रमण कालीन सैन्य परिषद के उप प्रमुख बने और फिर संप्रभु परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जिसमें आरएसएफ और एसएएफ दोनों के सदस्य शामिल थे। विचार यह था कि अनंततः सूडान को लोकतंत्र की राह पर लाया जाएगा। हालांकि यह बदलाव कठिन था। 2021 में हेमदती और एसएसएफ प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने दूसरा तख्ता पलट किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री हमदोक को पद से हटा दिया। इस तख्ता पलट के परिणाम स्वरूप पूरे सूडान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और देश में लोकतंत्र लाने के सभी प्रयासों पर विराम लग गया। एक नई संप्रभु परिषद की स्थापना की गई और हेमदती को अपना पद बरकरार रखा गया। हालांकि हेमदती और अल बुरहान के बीच आरएसएफ के सूडानी सशस्त्र बलों में नियोजित एकीकरण और सैनिकों की कमान कौन संभालेगा, इस पर तनाव शुरू हो गया। हालांकि यह एसएसएफ और लोकतंत्र समर्थक ताकतों दोनों के लंबे समय से लंबित मांग रही है, लेकिन आरएसएफ इस पर उत्सुक नहीं है। आरएसएफ यह भी चाहता है कि कमांडर नागरिक सरकार का नेतृत्व करे। मध्य पूर्व परिषद के एक सदस्य अब्देल गफार ने अल जजीरा को बताया था कि आरएसएफ ने सेना में एकीकरण का विरोध किया है क्योंकि उसे लगता है कि इससे वह अपनी शक्ति खो देगा। अप्रैल 2023 में महीनों के तनाव के बाद दक्षिण अफ्रीका वायुसेना एसएएफ और दक्षिण अफ्रीका वायुसेना
आरएसएफ के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया। आरएसएफ को तुरंत दारफुर और कोर्डोफन इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वायुसेना कई अन्य नागरिक इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। 2023 में दोनों पक्ष रुक रुक कर एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। मार्च 2025 में एसएएफ, जिससे आरएसएफ के खिलाफ अन्य सशस्त्र समूह के साथ गठबंधन किया था, वे खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर फिर से कब्जा कर लिया गया, जिससे अर्धसैनिक समूह को बड़ा झटका लगा। मई में सुडानी सेना ने खार्तूम को आरएसएफ से मुक्त घोषित किया। ऐसा लगता है कि आरएसएफ ने अपनी राजधानी खोकर पश्चिमी सूडान, खासकर दारफुर और कोर्डोफन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब 18 महीने की घेराबंदी के बाद उत्तरी दारफुर का अल फशरा शहर भी आरएसएफ के कब्जे में आ गया है। अल फशर शहर के पतन में सूडान में चल रहे नरसंहार के नए आरोपों को जन्म दिया है। कभी लगभग 15 लाख लोगों का घर इस शहर में था जब आरएसएफ ने कब्जा किया था। अब लगभग 2,50,000 लोग बचे हैं। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में लगभग 26,000 लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। फिर भी कई लोग बिना भोजन या चिकित्सा देखभाल के अंदर ही फंसे हुए हैं। शहर अकाल की चपेट में है और राहत कार्यों से कटे हुए हैं। निहत्थे नागरिकों को बिल्कुल नजदीक से मौत की घाट उतारे जाने की वीडियो और जमीन पर पड़े शवों की तस्वीरें वायरल हो रही है। एसएएफ के सहयोगी संयुक्त बलों ने आरएसएफ पर अल फशर पर कब्जा करने के बाद 2000 से ज्यादा निहत्थे नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। इसी बीच सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने कहा है कि आरएसएफ ने 6 चिकित्सकों को अपहरण कर लिया है और उसकी जगह रिहाई के लिए $10 लाख की मांग की जा रही है। इसने चेतावनी दी है कि यह एक ऐसा अपराध है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।